हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शहीद आजम भगत सिंह पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो शहीद आजम भगत सिंह पर। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी को बंगा गांव जो पश्चिमी पंजाब है, वर्तमान में पाकिस्तान में, वहां पर हुआ था। परंतु कुछ साक्ष्यों के अनुसार इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को भी माना जाता है, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण डेट है वो 28 सितंबर 1907 है। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह एवं माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक सिख किसान परिवार में जन्म लिए थे। भगत सिंह के परिवार में स्वतंत्रता संग्राम की प्रबल भावना थी और उनके पिता एवं चाचा दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। सरदार भगत सिंह की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव बंगा गांव में ही हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर के डीएवी कॉलेज में चले जाते हैं और वहाँ पर रहकर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनके कारण इनका जो रुझान है वो स्वतंत्रता आंदोलन में और भी गहरा हो जाता है। अब आगे है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना। सरदार भगत सिंह अपने कॉलेज के दिनों से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ये लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काम करने लगे थे और अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का इन्होंने फैसला कर लिया था। इनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में के कारण जो भगत सिंह है, इनकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये लाहौर के जो डीएवी कॉलेज था वहाँ से पढ़ाई छोड़कर घर आ जाते हैं और भारत की आज़ादी में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से मन बना चुके होते हैं। इसी क्रम में 1926 में मार्च 1926 में सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी कांड के बाद, जब चोरी कांड 1922 को हो जाता है तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। वापस लेने के कारण भगत सिंह की बहुत निराश होते हैं और इनके जो मन में अहिंसा में विश्वास था वो इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात कमज़ोर हो जाता है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुए गरम दल का हिस्सा बन जाते हैं। कालांतर में काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी एवं 16 अन्य क्रांतिकारियों को कारावास दे दिया जाता है, जिससे भगत सिंह इतने उद्विग्न होते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके साथ उनकी जो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उनसे जुड़ जाते हैं और अब इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर अब कर लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आता है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आता है, तो उस समय इसके बहिष्कार का भयानक प्रदर्शन हो रहा था और इसी समय अंग्रेज़ों के द्वारा जब 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाती है, जिसके कारण अब भगत सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी स्कॉट है, इसको मारने की योजना बनाई जाती है। और इस योजना के अनुसार भगत सिंह राजगुरु लाहौर के कोतवाली के सामने एक इस तरीके से
टहलने लगते हैं कि किसी काम में बिजी हो। और उधर जो जयगोपाल है इनका साथी, वो साइकिल लेकर बैठ जाते हैं कि जैसे उनकी साइकिल खराब हो गई है। तो गोपाल के जो जयगोपाल के उनके इशारे पर राजगुरु और भगत सिंह दोनों ही क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद है जो पास के ही डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर बैठते हैं और इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे जो एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स थे, उनको राजगुरु ने एक गोली मार देते हैं जो कि उनके सीधे सर पर लगती है। लेकिन भगत सिंह भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 3-4 गोली और मार के उनके पूरी ज़िंदगी का काम तमाम कर देता है और सैंडर्स की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके पीछे एक सिपाही थे चनन सिंह, उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो रास्ते में चंद्रशेखर आज़ाद उनके रक्षक के रूप में बैठे हुए थे, उन्होंने इस चनन सिंह को रोककर कहा कि अगर तू आगे बढ़ा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। लेकिन चनन सिंह नहीं माना तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको गोली मार दी और वो लोग चनन सिंह वहीं पर मारा जाता है। तो इस प्रकार से राजगुरु भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। अब है असेंबली में बम फेंकना। जो नेशनल असेंबली थी उसमें भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंका था। तो भगत सिंह चाहते थे कि जो कोई खून खराबा नहीं हो और उनकी आवाज़ भी असेंबली के अंदर उठे। तो इसलिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली जो थी उसमें उन्होंने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद नहीं था। और वो उन्होंने खाली जगह पे इसलिए फेंका ताकि किसी को कोई चोट नहीं लगे। लेकिन साथ ही बम के कारण पूरे असेंबली हॉल के अंदर धुआं भर जाता है। भगत सिंह चाहते तो बम फेंकने के बाद भी वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से अच्छा दंड लेना, भले ही वो फांसी ही क्यों न हो, स्वीकार किया और भागने से मना कर दिया। उस समय जब इन्होंने बम फेंका था उस समय इनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और साथ में जो पर्चे लेकर आए थे उन पर्चों को भी असेंबली हॉल के अंदर उछालते हैं, जिसके कारण फिर थोड़ी देर बाद जब पुलिस आ जाती है तो इनको गिरफ्तार कर लेती है। भगत सिंह के साथ इस असेंबली बम कांड के अंदर राजगुरु भी शामिल थे। इनको जब ये जेल में रहते हैं तो इनके द्वारा एक अंग्रेजी में लेख लिखा गया था। उस लेख का नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल करी और इस भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह के एक साथी यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के दौरान 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 129 और 302 के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 6 एएफ और आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत इनको अपराधी सिद्ध किया जाता है। और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा 68 पृष्ठ का निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और जब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई 7 अक्टूबर 1930 को, इसके साथ ही लाहौर के अंदर धारा 144 लगा दी गई ताकि लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सके। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी जाती है। इसके पश्चात तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को एक अपील दायर करी और वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा को माफ़ कर दे, ऐसा उन्होंने इस अपील के अंदर वायसराय के सामने रखा। लेकिन वायसराय ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके पश्चात भगत सिंह की जो सज़ा है उसको माफ़ करवाने के लिए महात्मा गांधी ने
17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात करी और 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर करी। ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है कि महात्मा गांधी ने जो भगत सिंह है उनकी सज़ा या फांसी रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन साथियों 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने वायसराय से बात करी थी। लेकिन इन सबसे इतर जो भगत सिंह है, उन भगत सिंह के मन में हमेशा इस चीज़ के खिलाफ था उनका मन कि उनकी सज़ा माफ़ करी जाए, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान कोई मेरे लिए फांसी की सज़ा को रोकने के लिए माफ़ी मांगे। तो 23 मार्च इसके पश्चात 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह एवं उनके दोनों साथियों सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी दे दी जाती है। जब भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दी जा रही होती है तब भी ये तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो फांसी के बाद अंग्रेज़ हैं वो केवल इनकी फांसी से ही संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद भी इन्होंने बहुत ही भयानक कुकृत्य किया कि फांसी के बाद कहीं आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज़ों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर उसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर लेकर गए। वहाँ घी के बदले मिट्टी डालकर इनको जलाया जाने लगा। लेकिन लोगों ने जब जलती हुई आग देखी तो वो करीब आए और उनके डर से अंग्रेज़ भाग जाते हैं। और भगत सिंह की जो अधजली लाश के टुकड़े हैं उनको जो अंग्रेज़ हैं वो सतलुज नदी में फेंक कर भाग जाते हैं। लेकिन गांव वालों ने इन मृत शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और विधिवत दाह संस्कार किया। इस प्रकार से जो शहीद भगत सिंह है वो हमेशा हमेशा के लिए भारत माता की गोद में अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। भगत सिंह के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कुछ कहा है। क्या कहा है? इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद, इन दोनों का एक ही अर्थ है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हिंदुस्तान की धरती पर जन्मा भगत सिंह एक ऐसा नौजवान था जिसने दुनिया के इनकलाब को अपने व्यक्तित्व में समेट लिया था, इसलिए उन्हें सिर्फ भगत सिंह नहीं शहीद आज़म भगत सिंह कहा जाता है। तो साथियों ये था आज का अपना वीडियो शहीद आज़म भगत सिंह पर आधारित, जिसमें इनसे रिलेटेड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें रखे गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।